हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे भले वो फार्मासिस्ट एग्जाम हो, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम हो या फिर जीपीएट एग्जाम हो, तो उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आजकल को आज जो ट्रेंड हो गया है ना एग्जाम का, उसमें इस तरीके से हो गया कि डीएसबीएम से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं डीएसबीएम के। आप इन सभी को देखिएगा, इन सभी को पूरा का पूरा देखिएगा। साथ ही साथ हम इन सभी क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है ये वाला, तो इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ आपका मित्र राम प्रकाश प्रजापत और आप देख रहे हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अभी एम्स एचयूएस बैच के लिए क्लासेज, जिसमें अगर आप जिसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी जो फीस है वो मात्र है 2999 रुपीज़। और अगर आप उसको ज्वाइन करते समय यानी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर अगर कोई भी क्लासेज ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे अगर राम प्रकाश 10 कोड डालते हैं तो आपको फर्दर मिलने वाला है उसमें से 5 to 10% डिस्काउंट। तो कंटिन्यू बने रहिएगा, पूरी की पूरा सेशन देखिएगा। काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग सेशन है, हर एक क्वेश्चन का साथ में एक्सप्लेनेशन भी है। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपके सामने ये, द मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू ओपन ए रिटेल और होलसेल ड्रग स्टोरीज। यानी कि कोई भी अगर रिटेल स्टोर खोलना है या फिर होलसेल ड्रग स्टोर खोलना है तो कितना मिनिमम एरिया चाहिए, यानी अगर आपको मेडिकल स्टोर ओपन करना है तो वहाँ पे कितना एरिया चाहिएगा ये आपको बताना है। रिटेल या फिर होलसेल, दोनों में से अगर मान लो कोई भी एक ओपन करना है तो कितना एरिया चाहिएगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है 10 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है आपके सामने 15 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 16 मीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी है 20 मीटर स्क्वायर। तो इनमें से जो भी आंसर है उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। देखिए, काफ़ी लोगों ने शायद इसका आंसर जान भी लिया होगा, सब ने यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख भी दिया होगा। जो भी आंसर आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ में लिखते भी जाइएगा। और जब आपका सेशन कंप्लीट हो जाए तो आप यह भी बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चंस हुए हैं राइट, है ना। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, हम आपको बताएंगे कि आप कहाँ पे इवेलुएट हो रहे हो, कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि 10 मीटर स्क्वायर। जो मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड होता है ना, अगर मान लो आपको रिटेल ड्रग स्टोर ओपन करना है या फिर आपको होलसेल ड्रग स्टोर ओपन करना है तो वहां पे आपको 10 मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए। देखिए, द मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू ओपन है रिटेल, और यहाँ पे और है अथवा, यानी दोनों में से कोई एक खोलना है तो होलसेल ड्रग स्टोर इज 10 मीटर स्क्वायर। अगर हम फीट स्क्वायर में बात करें तो 108 फीट स्क्वायर रहता है ये, ठीक है। अगर हम बात करें कि दोनों को कंबाइंड खोलना है, यानी अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि मैं रिटेल के साथ साथ में होलसेल ड्रग स्टोर भी ओपन करूं, तो उन दोनों के लिए क्या होगा, मिनिमम एरिया रहेगा आपका 15 मीटर स्क्वायर। यानी होलसेल प्लस रिटेल अगर दोनों कंबाइंड में ओपन करना चाहता है, रिटेल एंड होलसेल दोनों को कंबाइंड में, तो वहां पे एरिया चाहिएगा मिनिमम 15 मीटर स्क्वायर, जिसको हम बोलेंगे 162 फीट स्क्वायर। देखिए, ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है ना किसी भी ड्रग स्टोर को ओपन करने की, ये आपके शेड्यूल एन के अंतर आती है ना। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, शेड्यूल एन के अंदर मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एबीसी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन। एबीसी एनालिसिस किस पर बेस्ड है वो आपको बताना है। एबीसी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है स्टोरेज वैल्यू ऑफ मटेरियल, ऑप्शन बी है कंजप्शन वैल्यू ऑफ मटेरियल, ऑप्शन सी है यूनिट प्राइस ऑफ मटेरियल एंड ऑप्शन डी है नन। जो एबीसी एनालिसिस होती है ड्रग स्टोर मैनेजमेंट में, वो किस पे बेस रहती है वो आपको बताना। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट ने इसका आंसर भी शायद बता दिया होगा या फिर कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बता देते हैं। फिर से आपको एक बार बता देता हूँ कि मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ले रहा हूँ एचयूएस बैच फॉर एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम। अभी जो हमारा बैच चल रहा है वो है एचयूएस बैच फॉर एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो स्कैन आ रहा है, इसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ज्वाइन करते समय जो इसका रहेगा प्राइस वो रहेगा 2999। और अगर आप यूज़ कोड करते हैं राम प्रकाश 10 तो वहाँ पे आपको फर्दर मिलने वाला है 5 to 10% डिस्काउंट। तो देखिए, इसका आंसर क्या रहेगा वो हम देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि कंजप्शन वैल्यू ऑफ मटेरियल। किस पे बेस्ड रहता है एबीसी एनालिसिस? कंजप्शन वैल्यू पे रहता है कि कितना कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है ना। देखिए, अगर हम बात करें एबीसी एनालिसिस के अनुसार ड्रग को या किसी भी आइटम्स को, तो उसे जनरली 3 ग्रुप में बांटा गया है।
एबीसी एनालिसिस यही कहता है कि ड्रग्स या फिर किसी आइटम को हम 3 ग्रुप में बांट सकते हैं ऑन देयर एनुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड, यानी कितना एनुअल एक्सपेंडिचर हो रहा है, साल में कितना खर्च हो रहा है, उसके आधार पर हम इसे 3 ग्रुप में बांटते हैं। पहला ग्रुप हो गया ग्रुप ए। ग्रुप ए का मतलब हो गया जिसके अंदर 10% आइटम रहते हैं, जनरली 10% ऑफ आइटम, और ये 70% टोटल बजट को कंज्यूम करता है। देखिए यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें राउंड फिगर में ली है। इट कंज्यूम 70% ऑफ टोटल बजट, जितना भी बजट है ना उसका लगभग 70% तक इसका वैल्यू रहता है ग्रुप ए का, यानी ये क्रिटिकली वास्ट ग्रुप रहता है। इससे हमें हमेशा ध्यान से देखना पड़ता है कि कहीं ये इधर उधर नहीं हो जाए आइटम, क्योंकि बहुत महंगा आइटम है ना ग्रुप ए वाला। ठीक है। सेकंड रहता है यानी कहीं एक्सपायर्ड भी नहीं हो जाए, या फिर ये विद इन कंट्रोल, जितना हम चाहते हैं उतना यूज में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें हम उसमें देखेंगे। सेकंड रहेगा आपका ग्रुप बी आइटम। ग्रुप बी आइटम का अंदर क्या रहेगा, 20% ऑफ आइटम, जितने भी अपने स्टोर के अंदर आइटम है उनमें से 20% आइटम ग्रुप बी के रहेंगे, और ये लगभग 20% बजट को खर्च करता है। 20% ही आइटम है और 20% ही बजट को खर्च करता है, कंज्यूम करता है। और ग्रुप सी के अंदर क्या रहेंगे, जो फास्ट मूविंग आइटम है और जो बिल्कुल थोड़े कम कीमती है, बिल्कुल सस्ते हैं, वो 70% ऑफ आइटम्स ये रहेंगे ग्रुप सी में, और ये टोटल आपका 10% ऑफ टोटल बजट कंज्यूम करेगा। तो इस तरीके से एबीसी एनालिसिस का मतलब है ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप में उनको डिवाइड कर देना, और उनके आधार पर ही जो भी आपका खर्च हो रहा है उन सबको मेंटेन करते हुए चलना। ठीक है ना, ये एबीसी एनालिसिस हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, वेद एनालिसिस इज रिफर टू, वीईडी, वेद एनालिसिस इज रिफर टू। आपको ये बताना कि वेद एनालिसिस क्या दिखाती है उसके बारे में आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है वेरी इफेक्टिव डोज, दूसरा ऑप्शन है विटाल, एसेंशियल, डिजायरेबल, तीसरा ऑप्शन है वेरी इफेक्टिव डेट, एंड लास्ट ऑप्शन है वेरी एसेंशियल डोज। तो आपको बताना कि वेद एनालिसिस किसको रिफर करती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, वेरी इफेक्टिव डोज, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल, वेरी इफेक्टिव डेट एंड वेरी एसेंशियल डोज। देखिए काफी लोगों ने इसका भी कमेंट शायद लिखना चालू कर दिया होगा। आप देखिए अंत तक जितने भी क्वेश्चन हैं उनके कमेंट लिखिएगा, या फिर अपनी डायरी में नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर जब आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो वहां पे आपको बताना है कि आपका क्या स्कोर रहा है, कमेंट करके, है ना। तो मैं आपके स्कोर का वापस जवाब भी दूंगा कि आपका स्कोर किस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल। जो वेद एनालिसिस होता है ना उसके अंदर जो ड्रग है उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, वाइटल ड्रग, एसेंशियल ड्रग एंड डिजायरेबल ड्रग। देखिए क्या क्या होती है ये भी हम देख लेते हैं। वी फॉर वाइटल आइटम, वी का मतलब क्या हो गया, वाइटल। वाइटल का मतलब क्या हो गया, अबाउट 10% ऑफ टोटल आइटम और ड्रग एंड एब्सेंस ऑफ दिस ड्रग कैन नॉट बी टॉलरेटेड। ये लगभग 10% रहती है टोटल आइटम में से। ठीक है ना, अगर मान लो एक भी आइटम इसमें से मिस हो गया तो वो टॉलरेबल नहीं है, इनको रखना बहुत ही जरूरी है। ये आपका वाइटल आइटम रहेगा। लाइफ सेविंग ड्रग्स रहेगी इसमें काफी, और कीमती ड्रग्स रहेगी वो भी। ठीक है ना, ये होता है एसेंशियल, लाइफ सेविंग मेन, ये नहीं कहने का मतलब ये वाइटल है और इनकी एब्सेंस टॉलरेबल नहीं है। सेकेंड है एसेंशियल ड्रग्स। एसेंशियल ड्रग का मतलब लगभग 40%, अबाउट 40% ऑफ टोटल आइटम ऑफ ड्रग एंड एब्सेंस टॉलरेटेड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इनको अगर हम 1 या 2 दिन के लिए अगर मान लो ये नहीं भी रहे तो भी अपन क्या करते हैं, इसकी जगह सब्स्टिट्यूट दे सकते हैं। ये एसेंशियल आइटम है, ये एब्सेंट तो रहना नहीं चाहिए, बाकी अगर मान लो रह भी गया है तो वो टॉलरेबल है ना, ज़्यादा टॉलरेबल नहीं है, शॉर्ट पीरियड के लिए टॉलरेबल है। एंड लास्ट है आपका डी फॉर डिजायरेबल आइटम। डिजायरेबल आइटम जितना कितना भी आपका मेडिकल स्टोर है उसके अंदर 50% ऑफ टोटल आइटम क्या रहेगा, डिजायरेबल आइटम। एंड ड्रग एब्सेंस टॉलरेटेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर मान लो इनमें से कोई भी ड्रग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एब्सेंट है तो भी वो टॉलरेबल है, हम उसकी जगह कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिजायरेबल आइटम है, यानी आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर लेस सीरियस पेशेंट। ये जनरली लेस सीरियस पेशेंट रहते हैं उनके लिए रहते हैं, जबकि वाइटल आइटम क्या है, लाइफ सेविंग ड्रग्स रहती है। कोई भी सीरियस पेशेंट है तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो इनका रहना बहुत ही ज़रूरी है ना, इनकी एब्सेंस नहीं चलती है, टॉलरेबल नहीं है वाइटल आइटम की। एसेंशियल की एब्सेंस टॉलरेटेड है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड डिजायरेबल आइटम की एब्सेंस टॉलरेटेड है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप देख सकते हैं 10%, 40% और 50% ये क्रम से रहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
फुल फॉर्म ऑफ फीफो इज, आपको ये बताना है कि इसमें से फीफो की फुल फॉर्म क्या है। चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फास्ट आउट, ऑप्शन बी है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन सी है फर्स्ट इन फर्स्ट ऑर्डर एंड ऑप्शन डी है फर्स्ट इन फास्ट ऑर्डर। तो आपको बताना है कि इनमें से फीफो की क्या फुल फॉर्म है और फीफो का मतलब क्या होता है, ये भी आपको बता देना है। देखिए यहाँ पे भी कई लोगों ने इसका आंसर देना शुरू कर दिया है, कई स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया है। यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी मान लो कोई भी ड्रग पहले आई है, अगर मान लो आपके मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे कोई आप ड्रग मंगा रहे हो, तो जो पहले आई है उसे आपको पहले बाहर निकालना है, ठीक है ना। जो आप बाद में लेके आ रहे हो, जैसे कि एक ड्रग में लेकर आया कोई भी टेबलेट है, जैसे कि पैरासीटामोल टेबलेट है, तो मान लो मैंने ये जनवरी 2023 में ली थी, ठीक है। अब उसकी संख्या खत्म होने वाली है, लगभग 200 टेबलेट बची है, तो पहले और फिर मैं अभी सितंबर 2023 में फिर से लेके आ रहा हूँ एक बैच इसका। तो पहले मेरे को क्या करना है, जो रिमेनिंग है पहले वाली उसको पहले कंज्यूम करना है, उसके बाद में मेरे को सितंबर 2023 वाली स्टार्ट करनी है, यानी जो पहले आ गई है उसको पहले निकालना है। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिससे कि एक्सपायरी जो होती है ड्रग की उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी पुरानी ड्रग है वो पहले बाहर निकल जाएगी तो एक्सपायरी कंट्रोल हो जाएगी। ऐसे ही एक होता है लास्ट इन लास्ट आउट। लास्ट इन लास्ट आउट भी इसी तरीके से होता है, जो अंत में आई है उसको अंत में बाहर निकालना है, बाद में बाहर निकालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बफर स्टॉक इज द लेवल ऑफ स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है, अगर आप किसी भी मेडिकल पे हो तो वहाँ पे बफर स्टॉक क्या रहना चाहिए, कौन सा लेवल है स्टॉक का, वो आपको पता करना है। आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है हाफ ऑफ द एक्चुअल स्टॉक, यानी जो भी आपका पास एक्चुअल स्टॉक है उसका आधा स्टॉक बफर स्टॉक कहलाता है। ऑप्शन बी है मैक्सिमम स्टॉक इन इन्वेंट्री, यानी जो भी आप इन्वेंट्री कंट्रोल कर रहे हो वहाँ पे जो मैक्सिमम स्टॉक होता है उसे हम बफर स्टॉक कहते हैं। ऑप्शन सी है मिनिमम स्टॉक लेवल बिलो विच एक्चुअल स्टॉक शुड नॉट फॉल। ऑप्शन सी है कि ऐसा मिनिमम स्टॉक लेवल जिसके नीचे कभी भी स्टॉक नहीं रहना चाहिए, उससे नीचे क्वांटिटी होते ही आपको वापस दवा मंगानी है। एंड ऑप्शन डी है हाफ ऑफ द एक्चुअल स्टॉक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बफर स्टॉक क्या होता है। देखिए काफी लोगों ने इसका भी आंसर देना शुरू कर दिया है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि मिनिमम स्टॉक लेवल बिलो विच एक्चुअल स्टॉक शुड नॉट फॉल। ये बफर स्टॉक होता है ना, एक प्रकार का सेफ्टी स्टॉक होता है, यानी इतना स्टॉक तो हमेशा मेडिकल के अंदर होना ही चाहिए, मिनिमम लेवल होना चाहिए। ये आपका सेफ्टी स्टॉक कहलाता है ना, बफर स्टॉक और सेफ्टी स्टॉक। यानी मान लो कोई भी आप ऑर्डर कर रहे हो किसी ड्रग का, और मान लो वो ऑर्डर होते होते 5-7 दिन लेट हो गया उसका ऑर्डर, वो प्रॉपर टाइम पे नहीं आ पाया, तो इतना स्टॉक आपके पास होना चाहिए मेंटेन, कि आप उसकी सेफ्टी स्टॉक को लगभग 20-25 दिन जो भी है सेफ्टी स्टॉक उतना आपके पास रहना चाहिए, ठीक है ना। देखिए इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये करते हैं मैक्सिमम डेली कंजप्शन, जो भी आपका डेली कंजप्शन हो रहा है मैक्सिमम माइनस एवरेज डेली कंजप्शन, जो एवरेज डेली कंजप्शन हो रहा है वो मल्टीप्लाई बाय टोटल लीड टाइम। अगर आप टोटल लीड टाइम 15 डेज रख रहे हैं तो 15 डेज मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर आप 1 मंथ रख रहे हैं तो 1 मंथ कर दीजिएगा। अगर आप 7 डेज रख रहे हैं तो 7 डेज भी कर सकते हैं। तो ये आपका बफर स्टॉक इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए लीड टाइम क्या होता है जनरली, लीड टाइम इज द टाइम पीरियड बिटवीन प्लेसिंग एंड ऑर्डर, यानी अगर आप एक ऑर्डर प्लेस करो और वापस एंड इट्स रेसिपिएंट इन स्टॉक, यानी वापस वो कितने दिनों में आए, वो आपका क्या कहलाता है लीड टाइम। जैसे कि मैक्सिमम लीड टाइम होता है, जैसे कि मान लो आपने आज स्टॉक भेजा, आज ऑर्डर भेजा और मान लो वो 10 दिन में आपके पास पहुंच जाता है, तो वहां पे आपका लीड टाइम हो गया 10 डेज, ठीक है ना। तो इतना तो आपके पास बफर स्टॉक हमेशा होना ही चाहिए, इससे मिनिमम स्टॉक कभी भी नहीं होना चाहिए। यही आपका बफर स्टॉक कहलाता है और ये सेफ्टी स्टॉक भी कहलाता है, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखें। तो देखिए अब आ गया है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फंक्शन ऑफ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री का क्या फंक्शन है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है मिनिमाइजेशन ऑफ आउट ऑफ स्टॉक डेंजर, ऑप्शन बी है टू मेंटेन ए ऑप्टिमम स्टॉक, ऑप्शन सी है टू फोरकास्ट मार्केट इकोनॉमिक कंडीशन एंड ऑप्शन डी है ऑल। आपको बताना है कि फंक्शन ऑफ इन्वेंट्री क्या रहता है। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर है वो भी देख लेते हैं। काफी लोगों ने इसका भी आंसर देना शुरू कर दिया है। इन्वेंट्री का जो मेन कार्य है वो क्या है वो आपको बताना है।
देखिए, जो भी इन्वेंट्री करते हैं ना, उनका मेन कार्य है ये सारा का सारा, यानी ऑप्शन डी ऑल रहेगा। यानी ये क्या करेगा, स्टॉक को जो डेंजर है उसको कम कर देगा, मिनिमाइज करेगा, स्टॉक आपका हमेशा बफर स्टॉक में मेंटेन रहेगा। आपका जो भी ऑप्टिमम स्टॉक होता है वो भी मेंटेन रहता है। और जो भी आपका इकोनॉमिक कंडीशन है मार्केट की, उसके अनुसार आप अपने जो भी सामग्री है वो लेके आ सकते हैं। तो ये सारा का सारा डिपेंड करता है इन्वेंट्री कंट्रोल पर, ठीक है ना। तो इन्वेंट्री कंट्रोल इज द मेथड ऑफ मेंटेनिंग, ये एक प्रकार का मेथड है जो ऑप्टिमम स्टॉक को एट ए लेवल एट विच परचेजिंग एंड स्टॉकिंग कॉस्ट आर एट लोएस्ट। यहाँ पे जैसे परचेजिंग स्टॉक या स्टॉकिंग कॉस्ट होनी चाहिए ना, वो कम हो, वो आपका इन्वेंट्री कंट्रोल है। देखिए, जैसे कि मान लो कफ सिरप की बात करें, ठीक है ना, तो कफ सिरप जनरली कहाँ किस मौसम में चाहिएगा, कोल्ड वेदर में, सर्दियों के अंदर, विंटर के अंदर कफ सिरप ज़्यादा चाहिएगा। तो उस समय अगर आप उसको ज़्यादा मंगाएं तो वो ठीक रहता है। अगर आप गर्मियों के अंदर कफ सिरप ज़्यादा मंगा लेते हैं तो वहाँ पे क्या होएगा, उसका स्टॉक आपका क्या है, जो भी पैसा है वो कंज्यूम रहेगा, कंज्यूम हो जाएगा उसको परचेज करने में, और आप दूसरी चीज़ नहीं खरीद पाएंगे, ठीक ना। या फिर अपन यूँ बोलें कि मान लो डिहाइड्रेशन के लिए कोई ड्रग आती है, या फिर जैसे ORS वगैरह आता है, तो ज़्यादा उसकी खपत कब होती है, गर्मियों के अंदर। तो वो आपको गर्मियों में उसका स्टॉक ज़्यादा रखना है, विंटर के अंदर नहीं रखना है। तो वो सारा का सारा इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर आता है कि ऑप्टिमम स्टॉक कौन से सीजन में कितना होना चाहिए, जैसे भी आपका मार्केट इकोनॉमिक कंडीशन है उसके अनुसार कौन सा सामग्री ज़्यादा मंगाना चाहिए, कौन सा कम मंगाना चाहिए। दैट इज ऑल आर द फंक्शन ऑफ इन्वेंट्री। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड। एंड अगर मान लो किसी इंडिविजुअल की एसेट्स क्या क्या है, उसकी क्या क्या लाइबिलिटीज है, जिम्मेदारियां क्या क्या है, उसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसको क्या कौन से तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा, इसमें से 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है बैलेंस शीट, ऑप्शन बी है जर्नल, ऑप्शन सी है लेजर बुक, एंड ऑप्शन डी है ट्रायल बैलेंस। आपको बताना है कि अगर मान लो रिप्रेजेंटेशन होता है लाइबिलिटीज और एसेट्स का, तो उसके लिए कौन सा मेथड सही है। देखिए, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि बैलेंस शीट। अगर मान लो किसी व्यक्ति की बैलेंस शीट, किसी इंडिविजुअल की बैलेंस शीट मालूम है, तो हम देख सकते हैं कि उसकी कितना एसेट्स है उसके पास में, और उसकी कितनी लाइबिलिटीज है, वो कितनी लाइबिलिटीज रखता है, और उसके पास खुद के पास कितना एसेट्स है, वो आपका क्या कहलाएगा, बैलेंस शीट के द्वारा पता चलेगा। देखिए, अलग अलग जो भी है आपके यहाँ पे बुक्स, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जर्नल और सब्सिडरी बुक होती है एक, तो जिसमें क्या होता है, जो आपकी ओरिजिनल एंट्री होती है वो आपकी जर्नल और सब्सिडरी बुक में होती है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि प्राइमरी बुक्स कौन सी कहलाती है, तो वो क्या रहेगी, जर्नल और सब्सिडरी बुक। यानी जो भी आपके पास कोई भी इन्वेंट्री आ रही है उसकी ओरिजिनल एंट्री करते हो, वो जर्नल है या फिर सब्सिडरी बुक है। सेकंड देखिए, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री आपकी एक और रहेगी जर्नल, जो अभी मैंने यहाँ पे बताया है वही, ये प्राइमरी बुक्स में आती है, सब्सिडरी बुक और जर्नल। सेकंड होता है लेजर। लेजर जर्नल के बाद होता है ए कंपाइलेशन ऑफ वेरियस अकाउंट ऑफ सब्सिडरी बुक्स। जितनी कितनी भी सब्सिडरी बुक्स है उन सभी अकाउंट्स का एक कंपाइलेशन क्या कहलाता है, आपका लेजर। ठीक है ना, लेजर में एंट्री होती है जिसके अंदर एक आइटम का अपन जितने कितने भी कब कब आया वो सारा का सारा अपन लेजर में एंटर करते हैं, तो उसमें कंपाइलेशन रहता है। ठीक है ना, ये एक प्रकार की सेकेंडरी बुक्स है। क्या है, सेकेंडरी बुक्स। एक होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इसमें स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस होता है, जो भी आपके लेजर बुक में होता है, जो आपके लेजर बुक में बैलेंस रहता है, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस, वो इसके अंदर रहता है ट्रायल बैलेंस में। और ये लेजर से प्रिपेयर किया जाता है। कहाँ से प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपेयर्ड बाई लेजर्स। तो ट्रायल बैलेंस से अपन करते हैं, सबसे पहली एंट्री कहाँ करेंगे अपन, जर्नल और सब्सिडरी बुक में। उसके बाद में जो भी एंट्री होगी उसको हम लेजर में उतारेंगे, और उसके बाद में हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ लेजर। तो इस तरीके से सीक्वेंस रहता है। अकाउंट के लेफ्ट साइड की एंट्री की बात करें, लेफ्ट साइड और राइट साइड में देखें, तो अकाउंट का लेफ्ट साइड और राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड में हमेशा क्या करेंगे, लेफ्ट साइड की एंट्रीज में हमेशा अपन डेबिट होता है वो करेंगे, लेफ्ट साइड में डेबिट करेंगे, और राइट साइड में क्रेडिट करेंगे। है ना, क्रेडिट वाली जो भी एंट्रीज है वो राइट साइड में करेंगे और लेजर के अंदर, या फिर किसी भी अकाउंट की बात करें तो, और लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, डेबिट की एंट्री। इस चीज को भी ध्यान रखें, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इनमें से कौन सा एक फिक्स्ड एसेट का एग्जाम्पल है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है स्टॉक, ऑप्शन बी है मशीनरी, ऑप्शन सी है कैश, एंड ऑप्शन डी है ट्रेडमार्क। जल्दी से इसका आंसर बताएगा। देखिए, काफी लोगों ने इसका आंसर भी बताना शुरू कर दिया है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, मशीनरी।
मशीनरी जितनी कितनी भी होती है आपकी कंपनी के अंदर, वो क्या क्या है, फिक्स्ड एसेट है। आपने अगर मान लो कोई मशीनरी, टैबलेट फॉर्मुलेशन की मशीनरी परचेज कर ली है, या फिर कुछ भी चीज़ आपने परचेज की है जो आपकी कंपनी के अंदर, या फिर आपने कंप्यूटर परचेज कर लिया है अपनी शॉप के लिए, तो वो आपका फिक्स्ड एसेट हो गया। वो मशीनरी आपकी क्या कहलाएगी, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है ना। अगर हम फिक्स्ड एसेट की बात करें, देखिए एसेट्स कौन कौन से होते हैं उन सब की बात कर लेते हैं। तो फिक्स्ड एसेट में आता है बिल्डिंग। अगर मान लो कोई बिल्डिंग परचेज कर ली, मशीनरी ले ली, आपने लैंड ले ली, आपने कोई फर्नीचर ले लिया, तो वो आपके पास फिक्स्ड है, इसलिए क्या कहेंगे, वो फिक्स्ड एसेट्स कहलाएगा। इसके अलावा सेकंड होता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर जो भी आपका स्टॉक है मेडिकल के अंदर, या फिर जो भी आपके पास केस पड़ा है, जो भी आपके पास डेप्टर्स है, ठीक है ना, देनदारियां हैं, वो सारी की सारी क्या कहलाएगी, करंट एसेट्स। और तीसरा होता है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट का मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता है फिर भी हमारे पास वो एसेट्स रहता है। जैसे कि मान लो मेरे पास कोई फर्म है, तो उसका कोई पर्टिकुलर ट्रेडमार्क है, और उसका अगर हमने कोई पेटेंट करवा रखा है, या फिर कोई मेरी पास कोई मैं शॉप है, शॉप के अंदर कोई भी चीज़ है जिसका हमने कॉपीराइट ले रखा है, तो वो सारे के सारे क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स। तो इन तीनों को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। फिक्स्ड एसेट में क्या क्या आता है, बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड एंड फर्नीचर। करंट एसेट्स में आता है स्टॉक, केस एंड डेप्टर्स। एंड इंटेंजिबल एसेट्स में आता है ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड कॉपीराइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। रिटेलर एट ए केमिस्ट शॉप परचेज ड्रग फ्रॉम होलसेलर। देखिए रिटेलर होता है ना, वो कहाँ से परचेज करता है ड्रग को, होलसेलर से परचेज करता है। हु गोट सप्लाई फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, और वो होलसेलर कहाँ से सप्लाई प्राप्त करता है, मैन्युफैक्चरर से। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटेलर क्या रहेगा, जो देखिए पहले तो रिटेलर ने किया होलसेलर से, और होलसेलर ने किया मैन्युफैक्चरर से। तो जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटेलर है वो कौन सा लेवल कहलाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 0 लेवल, ऑप्शन बी है 1 लेवल, ऑप्शन सी है 2 लेवल, एंड ऑप्शन डी है 3 लेवल। देखिए काफी हिंट तो मैंने यहाँ पे आपको पहले ही दे दिया है, तो आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है। कई लोगों ने इसका आंसर देना भी शुरू कर दिया है, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि 2 लेवल। क्या रहेगा, 2 लेवल। देखिए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कभी भी, तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट चैनल। क्या होता है, डायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल का मतलब मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट वो मटेरियल है वो कहाँ पे आ रहा है, कंज्यूमर के पास आ रहा है। मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट मटेरियल कहाँ आ रहा है, कंज्यूमर के पास, तो हम बोलते हैं 0 लेवल। क्या बोलते हैं, 0 लेवल। एक होता है इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल में 2-3 स्टेज होगी, यानी मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट है ना, कंज्यूमर को नहीं देके किसी को पहले बीच में देगा, उसके बाद में वो कंज्यूमर के पास जाएगा, ठीक है ना। तो पहला हो गया आपका 1 स्टेज लेवल, 1 लेवल जिसे हम बोलते हैं। 1 लेवल में क्या होता है, बीच में एक मीडिएटर होता है। जैसे मैन्युफैक्चरर ने डायरेक्ट दिया रिटेलर को, और रिटेलर ने फिर दिया कंज्यूमर को, तो ये कहलाता है 1 मिडलमैन। यहाँ पे एक मीडिएटर होगा, 1 मिडलमैन होगा। कौन सा होगा यहाँ पे, रिटेलर एक प्रकार का एक मिडलमैन है, तो इसे हम बोलते हैं 1 चैनल या सिंगल चैनल, ठीक है। अब सेकंड होता है 2 स्टेज वाला, या 2 लेवल कह सकते हैं। इसमें क्या है, मैन्युफैक्चरर से पहले आइटम कहाँ जाएगा, होलसेलर के पास में, होलसेलर से जाएगा उसके बाद में रिटेलर के पास में, एंड देन रिटेलर से जाएगा कंज्यूमर के पास में, तो उसे हम बोलते हैं 2 मिडलमैन। यहाँ पे 2 मिडलमैन हो गए, होलसेलर और रिटेलर दोनों क्या हो गए, मिडलमैन। तो यहाँ पे 2 मिडलमैन है, होलसेलर एंड रिटेलर, तो ये आपका 2 स्टेज लेवल कहलाता है या 2 लेवल कहलाता है। थर्ड हो गया 3 स्टेज वाला लेवल। इसके अंदर क्या होगा, मैन्युफैक्चरर से पहले जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, मैन्युफैक्चरर से कहाँ जाया, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, उसके बाद में जाएगा होलसेलर के पास, देन रिटेलर के पास, एंड लास्ट में कंज्यूमर के पास कोई आइटम जाता है, तो उसे हम बोलते हैं 3 स्टेज का लेवल, क्योंकि इसमें 3 मिडल लेवल है। मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते कितने लेवल हो गए, 3 मिडल मैन हो गए। कौन कौन से हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एंड रिटेलर। तो ये आपका 3 लेवल कहलाता है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन है ये सारे सारे, और इनको एक बार कभी भी किसी भी एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख के जाइएगा, इनको रिवाइज करके भी जाइएगा, ठीक है ना, काफी मजा आएगा वहां पे। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं लेके आया हूँ आपके लिए अभी एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम का एक बैच। अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर जो अचीवर्स बैच फॉर एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम है उसे जरूर ज्वाइन करें, और ज्वाइन करते समय वहां पे राम प्रकाश 10 को डाल के ज्वाइन करें, जिससे कि आपको फर्दर 5 to 10% डिस्काउंट मिल सके, ठीक है। जहाँ पे मैं फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स, DSBME सारे सब्जेक्ट करवाने वाला हूँ।
काफ़ी सब्जेक्ट मैंने करवा दिए हैं, अगर आप चाहते हैं तो उनको रिकॉर्डेड में भी देख सकते हैं, साथ ही साथ उनकी PDF डाउनलोड करके आप एग्जाम तक भी उनको सेव करके रख सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द मिनिमम स्टॉक लेवल इज। मिनिमम स्टॉक लेवल क्या कहलाता है ये आपको बताना है। मिनिमम स्टॉक लेवल का क्या फॉर्मूला है। ऑप्शन ए है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल डिलीवरी टाइम्स। ऑप्शन बी है रीऑर्डर लेवल नॉर्मल कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल डिलीवरी टाइम्स। ऑप्शन सी है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल डिलीवरी टाइम्स। एंड ऑप्शन डी है रीऑर्डर लेवल प्लस नॉर्मल कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल डिलीवरी टाइम्स। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा। देखिए पहले ऑप्शन में ब्रैकेट में क्या है, नॉर्मल कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल डिलीवरी टाइम्स, ये दोनों ब्रैकेट में वैल्यू है पहले और दूसरे ऑप्शन में। जबकि तीसरे और चौथे ऑप्शन में रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजप्शन ब्रैकेट में है और फोर्थ में रीऑर्डर लेवल प्लस नॉर्मल कंजप्शन ब्रैकेट में है। तो यहाँ पे आप गच्चा नहीं खाएं, यहाँ पे आप ध्यान रखें कि ब्रैकेट के अंदर क्या क्या चीज दे रखी है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि रीऑर्डर लेवल माइनस, जो भी माइनस करना है वो कब करेंगे, पहले हम क्या करेंगे नॉर्मल डिलीवरी टाइम्स को नॉर्मल कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में रीऑर्डर लेवल में से इसको माइनस करेंगे, तो वो आपका आ गया मिनिमम स्टॉक लेवल। देखिए वाइल रीऑर्डर लेवल इज कैलकुलेटेड एज, जबकि अपन रीऑर्डर लेवल कैसे करेंगे कैलकुलेट, मैक्सिमम कंजप्शन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। इससे हम रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बाद में नॉर्मल कंजप्शन को नॉर्मल डिलीवरी टाइम से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो उसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो आपका मिनिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरीके के क्वेश्चंस अगर मान लो आप नहीं पढ़ पाते हो एग्जाम में तो आपका श्योर क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को आपको लर्न करना, ध्यान रखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ट्रेड इंक्लूड्स। ट्रेड्स के अंदर क्या क्या आता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है बाइंग, ऑप्शन बी है सेलिंग, ऑप्शन सी है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड ऑप्शन डी है ऑल। आपको बताना है कि ट्रेड के अंदर क्या क्या आता है। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से इसका आंसर बताएगा। हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि बाइंग सेलिंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ये सारा का सारा ट्रेड के अंदर आता है। ट्रेड का मतलब क्या हो गया, बाइंग हो गया, सेलिंग हो गया और एक्सचेंज ऑफ गुड हो गया। देखिए यहाँ पे ट्रेड को भी फर्दर तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है, जिसको हम बाहर से दूसरी कंट्री से लेके आते हैं उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट। क्या बोलते हैं, इंपोर्ट। यानी कोई भी दूसरी देश से हमारे देश में कोई भी चीज आएगी तो उसको हम बोलेंगे इंपोर्ट, यानी ब्राउट इन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, ठीक है ना। और सेकंड है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब हम यहाँ से कोई माल किसी दूसरी कंट्री में भेजेंगे तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड, यानी सेल आउट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। एंड थर्ड होता है एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट का मतलब सेल ऑफ गुड्स बाय ए कंट्री टू ए फॉरेन कंट्री फॉर फर्दर सेल टू अनदर कंज्यूमिंग कंट्री। जैसे कि यहाँ से मैंने किसी कंट्री को भेजा और उस कंट्री ने फर्दर दूसरी कंट्री में भेज दिया, ठीक है ना, वहां पे सेल हुआ, ठीक है ना। सेल ऑफ गुड्स बाय ए कंट्री टू ए फॉरेन कंट्री फॉर फर्दर सेल टू अनदर कंज्यूमिंग कंट्री। जैसे कि एग्जाम्पल लंदन एंड सिंगापुर भेजना है तो आपका इंटरपोर्ट ट्रेड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से 3 तरीके के ट्रेड हो गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इन फार्मास्यूटिकल ट्रेड। अगर हम फार्मास्यूटिकल ट्रेड के बारे में बात करें तो रिटेलर क्या रहेगा, हु इज द रिटेलर, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है केमिस्ट, ऑप्शन बी है ड्रगिस्ट, ऑप्शन सी है फार्मासिस्ट एंड ऑप्शन डी है ऑल। फार्मास्यूटिकल ट्रेड की बात करें तो वहां पे रिटेलर कौन होता है, केमिस्ट, ड्रगिस्ट, फार्मासिस्ट या फिर ऑल। देखिए काफी लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी ऑल। अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल ट्रेड के बारे में तो वहाँ पे जो रिटेलर होता है, कई जगह फार्मासिस्ट होता है, कई केमिस्ट होते हैं, कई ड्रगिस्ट होते हैं, तो वो सब के सब रिटेलर के रूप में काम करते हैं। ये एक प्रकार का ट्रेड इज ए न्यूक्लियस ऑफ कॉमर्स। जो भी कॉमर्स का न्यूक्लियस होता है ना वो आपका ट्रेड ही है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, वर्क वेयर हाउसिंग रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ। अगर मान लो किसी ड्रग को स्टोर करने के लिए एक वेयर हाउसिंग है। वेयर हाउस का मतलब क्या होता है, वेयर हाउस का मतलब अपन बोल सकते हैं ऐसे कि एक स्टोर है बड़ा सा, गोदाम जिसे हम बोलते हैं, गोदाम बोलते हैं ना हिंदी में। तो गोदाम बना हुआ है अगर किसी चीज का तो वो क्या करता है, रिमूव ऑफ द हिंड्रेंस ऑफ, किस चीज को रिमूव करता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है रिस्क, ऑप्शन बी है स्पॉइलेज, ऑप्शन सी है टाइम एंड ऑप्शन डी है प्लेस।
तो आपको बताना है कि वेयर हाउसिंग किस हिंड्रेंस को रिमूव करता है। देखिए काफ़ी लोगों ने इसका भी आंसर दिया है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टाइम को कैसे करता है। देखिए मैं बताऊं, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देखिए कई स्टूडेंट्स प्लेस कर देते हैं। आपको मैं बता देता हूँ, जो ट्रांसपोर्ट होता है ना वो करता है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को। इंश्योरेंस देखो अलग अलग चीज़ें बताते हैं। अगर इंश्योरेंस की बात करें, किसी चीज़ का इंश्योरेंस रहेगा तो वो क्या करेगा, रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। ठीक है। अगर उसका पैकेजिंग अच्छा करे, पैकेजिंग क्या होगा, बढ़िया सा होगा, तो वो क्या करेगा, रिमूव द रिस्क ऑफ स्पॉइलेज और डैमेज। जो भी आपका स्पॉइलेज या डैमेज की रिस्क रहती है उसको रिमूव कर देगा पैकेजिंग। वेयर हाउसिंग की बात करें तो ये रिमूव करता है हिंड्रेंस ऑफ टाइम। जैसे कि अपने पास गोदाम है, अपने पास क्या है, पहले से ही काफ़ी सामान स्टॉक में पड़ा है। अगर मान लो अपन रीऑर्डर करें, ठीक है ना, उसमें अगर मान लो काफ़ी टाइम लग जाए, कहीं पे 1 महीना लग जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कंपनी के अंदर कुछ हो जाए, तो वहाँ पे पहले से अपना गोदाम बना हुआ है, तो वो रिस्क ऑफ टाइम होता है, हिंड्रेंस ऑफ टाइम को रिमूव कर देता है। साथ ही साथ देखिए ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट क्या करता है, रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। ट्रांसपोर्ट अगर प्रॉपर है तो प्लेस का हिंड्रेंस भी रिमूव हो जाता है। देखिए एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेल्प इन मेंटेनिंग प्राइसेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। अगर मान लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़िया बराबर चल रहा है तो अपने क्या है कि मान लो अपने गोदाम नहीं भी है और ट्रांसपोर्ट आपका प्रॉपर तरीके से चल रहा है, तो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, जो हमें गोदाम बनाने की आवश्यकता थी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, तो प्लेस की आवश्यकता ही नहीं रहेगी क्योंकि ट्रांसपोर्ट अच्छा सा चल रहा है, बराबर सारी चीज अब जब भी ऑर्डर कर रहे हैं वो टाइम टू टाइम आ रही है, तो ये हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को रिमूव करता है। इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होइएगा। अगली बात करें बैंकिंग। बैंकिंग कैसे रिमूव करता है, फाइनेंस एंड क्रेडिट को रिमूव करता है। जो हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस एंड क्रेडिट है उसको रिमूव करता है। और एडवर्टाइजमेंट या फिर पब्लिसिटी कहते हैं, वो करता है टेक केयर ऑफ हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। इट टेक केयर द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। तो देखिए यहाँ पे सारी चीजें मैंने साथ में आपको डिस्कस करके बता दी है, तो इन सभी के बारे में आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्टिविटीज अराउंड द ट्रेड इंक्लूड। इनमें से कौन कौन सी एक्टिविटीज ट्रेड के चारों ओर घूमती है, कौन कौन सी ट्रेड्स के चारों ओर इर्द गिर्द रहती है, वो आपको एक्टिविटीज बतानी है। देखिए ऑप्शन ए है इंश्योरेंस, ऑप्शन बी है पैकेजिंग, ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्ट एंड ऑप्शन डी है ऑल। देखिए ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन था, इसका जो आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी ऑल। क्या रहेगा, ऑप्शन डी ऑल। देखिए जब कभी भी आप ट्रेड करते हैं, ट्रेड का मतलब देखिए हिंदी में क्या होता है, व्यापार। व्यापार, जब कभी भी आप व्यापार करते हैं, किसी का ट्रेड करते हैं, कोई भी चीज हो, चाहे पहले आप मेडिकल का हो या फिर कोई भी बिजनेस करते हो, उसका ट्रेड करते हो, तो आपके पास में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या। देखिए आप चाहते हो कि मेरा जो भी मटेरियल है वो इंश्योर्ड हो, उसकी पैकेजिंग अच्छी हो, उसका ट्रांसपोर्ट प्रॉपर हो, तो ये सारा का सारा ट्रेड के अंदर इंक्लूड होता है। ट्रेड की ही ये कुछ कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज है ना, इंश्योरेंस, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन डी यानी कि ऑल रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ऑल आर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एक्सेप्ट। इनमें से सारे के सारे फंक्शन मैनेजमेंट के हैं, एक को छोड़ के। आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन मैनेजमेंट का नहीं है, वो आपको आंसर बताना है। देखिए ऑप्शन ए है प्लानिंग, प्लानिंग करना किसी भी चीज की। ऑप्शन बी है पैकेजिंग, ऑप्शन सी है स्टाफिंग एंड ऑप्शन डी है डायरेक्टिंग। इनमें से कौन सा एक फंक्शन मैनेजमेंट का नहीं है वो आपको बताना है। प्लानिंग, पैकेजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी पैकेजिंग। ये आपका मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है, प्लान करना किसी भी चीज को, जो भी इसके स्टाफ है उसका रिक्रूटमेंट करना और उन सबको डायरेक्शन देना एक प्रॉपर वे में। तो ये यही वाले सारे के सारे फंक्शंस आपके मैनेजमेंट के रहेंगे। देखिए मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग एंड मैनेजिंग बिजनेस एक्टिविटीज। जो भी आपका बिजनेस एक्टिविटीज है उसको कंडक्ट करने का प्रोसेस, उसको मैनेज करने का प्रोसेस, ये सारा का सारा आपका मैनेजमेंट के अंदर आता है। देखिए मैनेजमेंट की बात करें तो वहाँ पे जो इसके फंक्शंस होते हैं, मेन कार्य होते हैं, वो जनरली 6 पार्ट होते हैं, मेनली 6 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कौन कौन से हो गए, सबसे पहला तो प्लानिंग है ना, आपको क्या करना उसके लिए प्रॉपर प्लान बनाओ। फिर उसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग करो, उसका क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, उसका ऑर्गेनाइजेशन करो। फिर वहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट लेना है, स्टाफिंग करना है, सब जहाँ पे जो रिक्वायर्ड व्यक्ति चाहिएगा। जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिएगा तो डाटा एंट्री ऑपरेटर लेना है, अगर कोई और व्यक्ति चाहिए, हेल्पर चाहिए तो हेल्पर लेना है, या फिर अगर आप मशीनरी ऑपरेट कर रहे हो तो मशीनरी के लिए ट्रेंड। देखिए सब चीज़ें ट्रेंड होनी चाहिए, स्टाफिंग भी ट्रेंड होना चाहिए।
फिर उसको डायरेक्टिंग, यानी आपको क्या क्या डायरेक्शन देने हैं, क्या वर्क करना है, साथ ही साथ जो भी आप उन पे कंट्रोलिंग करेंगे, है ना, कि भाई जो वर्क कर रहा है वो कर नहीं रहा है या नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, या फिर उनका टाइम पीरियड क्या है, पहले ये काम करना है तो पहले ये हो, फिर उसके बाद में सेकंड हो, फिर थर्ड हो, स्टेप बाय स्टेप, यानी बाद में उसका कोऑर्डिनेशन हो, है ना। यानी मान लो कोई काम ए टीम से अगर काम होगा तभी वो बी से होगा, बी कुछ करेगा तभी सी से होगा, तो आपस में उनका कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये आपका सारा का सारा काम किसका हो गया, मैनेजमेंट का काम हो गया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। जबकि अगर हम पैकेजिंग की बात करें, यहाँ पे पैकेजिंग, तो ये आपका ट्रेड एक्टिविटीज का पार्ट है, व्यापार का पार्ट है, तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। द टोटल कैपिटल इन्वॉल्व इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कितनी कैपिटल इन्वॉल्व होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, ये बताना है। ऑप्शन ए है 10,000, ऑप्शन बी है 10 लैक्स, ऑप्शन सी है 20 लैक्स एंड ऑप्शन डी है 50 लैक्स। देखिए जल्दी से बताइएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कितनी कैपिटल इन्वॉल्व रहती है। यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि 10 लैक्स। कितनी रहती है, 10 लैक्स। अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पे 10 लैक्स तक की कैपिटल इन्वॉल्व हो सकती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द सीनियर मेल मेंबर ऑफ फैमिली इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जो भी आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, इसके अंदर जो सीनियर मेल मेंबर होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी मैनेजर, ऑप्शन सी दादा एंड ऑप्शन डी ताऊ। जल्दी से बताइएगा, जो सीनियर मेल मेंबर ऑफ फैमिली होता है हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली में, वो क्या कहलाता है, कर्ता, मैनेजर, दादा या ताऊ। देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए कर्ता। क्या रहता है, कर्ता। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करें तो ये जनरली एक सीनियर मेल मेंबर से कंट्रोल किया जाता है और उसका नाम होता है कर्ता। क्या होता है, कर्ता। इस चीज का आप ध्यान रखें। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, वन मैन बिजनेस होता है, जिसके अंदर प्रोप्राइटरशिप में खाली एक ही व्यक्ति रहेगा बिजनेस में, वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएगी, वन मैन बिजनेस रहेगा। और अगर मान लो बिजनेस में पार्टनरशिप रहती है तो उसको हम बोलते हैं फर्म। क्या बोलते हैं, फर्म। यानी एक से ज्यादा पार्टनर है किसी बिजनेस में, 3-4 पार्टनर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फर्म। तो ये चीजें भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन पार्टनरशिप बिजनेसेस, यानी पार्टनरशिप बिजनेस होता है उसके अंदर मैक्सिमम कितने पर्सन इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये आपको बताने हैं। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 20 एंड ऑप्शन डी है 50। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन पार्टनरशिप बिजनेस कितने होते हैं, 10, 15, 20 या फिर 50। देखिए यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी 20। क्या रहेगा, ऑप्शन सी 20। देखिए बिजनेस के अंदर जो पार्टनरशिप कहलाती है ना, वो क्या कहलाती है, आपका ऐसा बिजनेस जिसमें पार्टनरशिप रहती है वो फर्म कहलाती है। और एक फर्म के अंदर मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, 20 पार्टनर हो सकते हैं। एक फर्म के अंदर टोटल 20 पार्टनर्स हो सकते हैं। देखिए पार्टनरशिप भी दो तरीके की होती है। एक तो हो गया जनरल पार्टनरशिप, जिसमें क्या होता है, जितने की इतने पार्टनर फर्म के मेंबर है, पार्टनर्स है, उनमें अनलिमिटेड लाइबिलिटीज रहती है। और लिमिटेड पार्टनरशिप में 2 टाइप्स ऑफ पार्टनर हो सकते हैं। एक तो हो गया जनरल पार्टनर जिसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटीज रहते हैं, और एक होता है लिमिटेड पार्टनर, यानी जो दूसरा पार्टनर है वो लिमिटेड है, उसकी जिम्मेदारी लिमिटेड ही है, लिमिटेड लाइबिलिटीज है ना। तो वहाँ पे जो फर्म है वहाँ पे आपका टोटल पार्टनर है वो 20 है। अगर हम बैंकिंग की बात करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन बैंकिंग फर्म, तो वहाँ पे कितने पार्टनर हो सकते हैं, मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। और नॉर्मल फर्म की बात करें तो वहाँ पे 20 हो सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए, अगर बैंकिंग फर्म का स्पेसिफिक पूछा हुआ है तो वहाँ पे आपको 10 करना है, और नॉर्मल जो बिजनेस के अंदर पूछा है तो वहाँ पे आपको 20 करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 19, in a firm a person is acknowledged as partner due to their good behavior only, he has no investment। उसका अगर मान लो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो, उसका अच्छा सा बिहेवियर हो, किसी फर्म के अंदर एक पर्सन का बिहेवियर बहुत ही अच्छा है, ठीक है, उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, नो शेयर इन प्रॉफिट लॉस, यानी उसका कोई प्रॉफिट या लॉस में भी शेयर नहीं है, ठीक है ना, एंड मैनेजमेंट में भी कोई शेयर नहीं है, तो ऐसे पार्टनर को क्या कहते हैं। एक फर्म में एक पर्सन को अगर हम पार्टनर बनाए, जिसका अच्छा बिहेवियर होने की वजह से हम पार्टनर बना रहे हैं, उसका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसका प्रॉफिट्स लॉस में कोई भी शेयर नहीं है, मैनेजमेंट में भी कोई शेयर नहीं है, तो उस पार्टनर को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है नॉमिनल पार्टनर, ऑप्शन बी है माइनर पार्टनर, ऑप्शन सी है पार्टनर बाय एस्टोपल्स एंड ऑप्शन डी है इनएक्टिव पार्टनर।
देखिए ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आ जाए तो इसके बारे में ध्यान रखें। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, पार्टनर बाय एस्टोपल्स। क्या कहलाता है ऐसे पार्टनर्स को? पार्टनर बाय एस्टोपल्स कहते हैं। देखिए अलग अलग मैं पार्टनर के बारे में बता देता हूँ। एक तो होता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर किसे बोलते हैं? जो वर्किंग पार्टनर है, वर्क कर रहा है, ठीक है। और एक होता है इनएक्टिव पार्टनर। इनएक्टिव पार्टनर का मतलब जो स्लीपिंग पार्टनर है, जो वर्क नहीं कर रहा है, वो इनएक्टिव पार्टनर है, ठीक है। इसी तरीके से एक होता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर में क्या होता है? जिसका शेयर नहीं होता है इन्वेस्टमेंट में और प्रॉफिट लॉस में, खाली है ना उसका नाम लेंड्स एज पार्टनर ऑफ फर्म, उसका नाम फर्म में आपका पार्टनर के रूप में है, वो आपका क्या है? नॉमिनल पार्टनर, ठीक है। एक होता है माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर क्या होता है? जिसकी एज बिलो 18 ईयर्स है, जिसकी एज बिलो 18 ईयर्स है और उसका नॉट ऑल राइट्स ऑफ पार्टनर ऑफ फर्म, उसके पास सारे राइट नहीं रहते हैं। एक होता है पार्टनर सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर के अंदर क्या होता है? पार्टनर का नेम डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, वो सीक्रेट पार्टनर रहता है। और ऐसे पार्टनर्स जो खाली गुड बिहेवियर की वजह से, बहुत ही अच्छे बिहेवियर की वजह से उनको एक्नोलेज किया जाता है पार्टनर के रूप में, उनका प्रॉफिट लॉस में शेयर नहीं है, उनका इन्वेस्टमेंट में शेयर नहीं है, उनका मैनेजमेंट में शेयर नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टोपल्स। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन है ना। आप इस क्वेश्चन के बाद में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। देखिए आज का क्वेश्चन है लास्ट, नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन पब्लिक कंपनी आर। पब्लिक कंपनी में कितने पर्सन इन्वॉल्व रहते हैं वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है 2 से लेके 50, ऑप्शन बी है 10 से लेके 50, ऑप्शन सी है 50 to 100 एंड ऑप्शन डी है मिनिमम 7 एंड नो अपर लिमिट। तो जो आपकी पब्लिक कंपनी है वहां पे कितने पर्सन इन्वॉल्व रहते हैं वो आपको बताना है। देखिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी मिनिमम 7 और अदर अपर लिमिट नहीं होती उसमें। तो पब्लिक कंपनी में इतने पर्सन इन्वॉल्व हो सकते हैं। देखिए अलग अलग कंपनी में कितने कितने पर्सन रहते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें, अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो वहां पे नंबर ऑफ पर्सन कितने होते हैं? 2 से लेके 50 तक। देखिए आपको अगर ये वीडियो काफी अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि वीडियो कैसा लगा है सर का, तो वो जरूर बताएं आप मेरे को, ठीक है ना। नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड बिटवीन 2 to 50 आपका क्या है? प्राइवेट कंपनी। अगर हम पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं तो वहां पे मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए और अपर लिमिट नहीं रहती है, देयर इज नो अपर लिमिट इन पब्लिक कंपनी। और अगर हम गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो वहां पे क्या होना चाहिए? जो गवर्नमेंट के द्वारा जो शेयर्स है उसके, वो लगभग 51% से अधिक होने चाहिए। एटलीस्ट 51% शेयर किसके पास होने चाहिए? हेल्ड बाय गवर्नमेंट, तो उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। तो इस तरीके से अलग अलग कंपनीज है और अलग अलग कंपनीज में कितने पर्सन वर्क करते हैं वो है। तो देखिए आज फिर से आपको मैं बता देता हूं, अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, फार्मासिस्ट एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, जीपेट एग्जाम की, तो उसमें से जो हमारा एम्स का अचीवर्स बैच है अभी जो अनअकैडमी पे चल रहा है उसे जरूर ज्वाइन करें। वो मात्र 2999 रुपीज़ का है। उसे अगर ज्वाइन करते हैं तो राम प्रकाश 10 कोड डाल के ज्वाइन करें, जिससे कि आपको फर्दर 10% तक उसमें डिस्काउंट मिल सके। मैं हूँ आपका होस्ट राम प्रकाश प्रजापत, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हमसे जुड़े तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जितने भी हमारी लाइव क्लासेज आ रही है उनको जरूर देखें। जो भी हमारी क्लासेज रहेगी वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। साथ ही साथ जो क्लासेज है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में तो मिलेगी, उनको आप PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं वहाँ पे, और काफ़ी कुछ आपको वहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो जुड़िए अनअकैडमी से और ज्वाइन करिए राम प्रकाश 10 कोड डाल के। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स।